दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल है मर्जर फाइनेंसिंग के ऊपर। बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के हर एक बैंक के ऊपर, अब चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसी, एचडीएफसी, यानी भारत के जितने भी बैंक है ना, उन सभी बैंकों के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। आप इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनका जो टीयर 1 कैपिटल है, ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा ये टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल क्या होता है। तो जितने भी बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टीयर 1 कैपिटल लेट अस सपोज 10 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है जी। तो जितना भी उस बैंक का टीयर 1 कैपिटल है ना, उसका सिर्फ 10% कैलकुलेट कर लो। अगर मान लो एसबीआई का टीयर 1 कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए है, तो इसका 10% कितना हो गया? 1 लाख करोड़ रुपए। तो बैंक का जितना टीयर 1 कैपिटल है उसका सिर्फ 10% पैसा ही वो बैंक यूज कर सकता है मर्जर फाइनेंसिंग के लिए। अब मर्जर फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, बैंक ये कह रहे हैं आज की डेट में इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, मर्जर फाइनेंसिंग का बहुत चलन चल चुका है। मर्जर फाइनेंसिंग जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो रिलायंस जियो, ठीक है जी। ये किसी एक छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, ठीक है जी। अब अगर रिलायंस जियो छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो जरूरी थोड़ी है कि रिलायंस जियो के पास पैसा हो सकता है रिलायंस जियो को पैसे की जरूरत हो सकता है रिलायंस जियो एचडीएफसी को, आईसीआईसी को, एसबीआई को अप्रोच करे, ठीक है जी, कि हमारे को जो है पैसे की जरूरत है, आप हमारे को कुछ पैसा दे दो। तो अब ऐसे में बैंक्स क्या बोलते, सॉरी बैंक कह रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि ये जो मर्जर हो रहा है, दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है, ये बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसेस है। चलो यहां पे तो रिलायंस जियो इन्वॉल्व है तो हम कह सकते हैं कि रिस्क फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मान लो कोई दो अननोन कंपनीज हैं, ये आपस में मर्ज होना चाहती है, एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, इसको हम बोलते हैं मर्ज। और जब ये कंपनीज बैंकों से पैसा उधार लेती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं मर्जर फाइनेंसिंग, कि दो कंपनीज आपस में मर्ज होना चाहती हैं, उन्हें फाइनेंस की जरूरत है, वो पैसा कहां से लाएंगी? बैंकों से लाएंगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कैपिंग लगा रखी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि जी बैंकों के पास जितना भी उनका टीयर 1 कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा ही बैंक मर्जर फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, बैंक्स क्या कहते हैं? बैंक आरबीआई से एक तरह से कह दो कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा तो कर नहीं सकते आरबीआई के ऊपर, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी ये जो लिमिट आपने 10% की रखी है ना, इसको बढ़ा के बस आप 20% कर दो। और इसका मेन कारण क्या दे रहे हैं? देखो एक चीज समझो, बिल्कुल आसान भाषा में भी आपको सब कुछ समझाऊंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे अभी हम टीयर 1 कैपिटल समझेंगे, टीयर 2 कैपिटल समझेंगे, रिस्क वेटेड एसेट्स को समझेंगे और फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। तो बहुत ज्यादा, अगर कोई जनरल पब्लिक भी देख रही है तो वो देखो, ऐसी वीडियोस देखा करो और अपनी नॉलेज बढ़ाया करो, ठीक है। चलो अब बात समझो कि बैंक्स ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई 10%। हालांकि बैंकों के पास तो लाखों करोड़ों रुपए की टीयर 1 कैपिटल पड़ी है, तो 10% तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो बैंक्स जनरली ये इसलिए कह रहे हैं कि इसको 20% कर दो, क्योंकि देखो एक चीज समझो, मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे यूएसए का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है जेपी मॉर्गन, ठीक है जी। और जेपी मॉर्गन ने अभी हाल फिलहाल, एक चीज बोलूं, जो ये बड़े बड़े बैंक्स अनाउंसमेंट करते हैं ना, इनको फॉलो किया करो, ठीक है। जेपी मॉर्गन ने, आज से मैंने 3-4 महीने पहले वीडियो बनाई थी, जेपी मॉर्गन जो यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी है, एसेट्स के हिसाब से चाइना का सबसे बड़ा बैंक है दुनिया का, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसने 3-4 महीने पहले अनाउंसमेंट की थी कि जी इंडिया के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो हमारी एक तरह से कॉर्पोरेट बैंकिंग है ना, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है जी। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग का ही पार्ट है मर्जर फाइनेंसिंग, ठीक है जी। ये इंडिया के अंदर रिटेल बैंकिंग को बढ़ाने नहीं आ रहे। रिटेल बैंकिंग क्या होती है कि आप और मैं किसी बैंक की ब्रांच में गए, हमारे घर के नजदीक मान लो रेलवे रोड पे कोई एसबीआई की ब्रांच है, वहां मैंने एसबीआई में खाता खोल रखे हैं, उसमें मेरा सेविंग्स अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, एफडी भी मैं वहीं कराता हूं। तो ये रिटेल बैंकिंग है कि मैं एज अ कस्टमर जा रहा हूं, छोटा सा कस्टमर हूं, तो ये रिटेल बैंकिंग है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन चाहिए होती है, रिलायंस, टाटा, ठीक है जी, बिरला जी, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, इनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ये भी तो बैंकों के पास जाते हैं, तो ये थोड़ी ना किसी रिटेल ब्रांच के अंदर जाएंगे, तो इसे कॉर्पोरेट बैंकिंग से ये पैसा लेते हैं। बैंक एसबीआई होगा जो पैसा देगा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को, लेकिन अलग उसके ऑफिसेज होंगे, ठीक है, तो इसे कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने कहा था कि हम इंडिया में कॉर्पोरेट बैंकिंग को बहुत बढ़ावा देंगे,
क्यों आ रहा है बाहर का बैंक? अब आप एक चीज समझो, हमारे जो बैंक्स हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी बैंक है, ये आरबीआई को यही कह रहे हैं कि लिमिट को 10% से बढ़ा के 20% कर दो। क्योंकि मेन कारण क्या है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है इन कॉर्पोरेट मर्जर्स को देने के लिए, और जो बाहर के बैंक आते हैं उनके ऊपर उनके सेंट्रल बैंक्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मान लो जेपी मॉर्गन चेस का सेंट्रल बैंक कौन हो गया? यूएस का फेडरल रिजर्व। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे जेपी मॉर्गन चेस यूएसए का बैंक है, तो इसका सेंट्रल बैंक कौन है? यूएसए का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है यूएस का फेडरल रिजर्व। तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो जेपी मॉर्गन चेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि जी आप 10% लैंडिंग करो टीयर 1 कैपिटल का, चाहे 20% लैंडिंग करो, चाहे 50% लैंडिंग करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो खुला पैसा लेकर के आते हैं, एक तरह से आप समझ जाओ, तो उनको कोई चैलेंज नहीं है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कितना पैसा चाहिए वो पैसा इशू करते हैं, पैसा इशू करते हैं, फिर ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट लेंगे, हाई इंटरेस्ट लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और वो पैसा लेके यूएसए वापस चले जाएंगे। तो बैंक्स ये कह रहे हैं कि हम भी इस प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए आप लिमिट को बढ़ा के 10% से 20% कर दो। अब सवाल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप समझो एक तरह से सबका फादर हो गया, सभी बैंक्स का फादर हो गया लेमन लैंग्वेज में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम टीयर 1 कैपिटल को डबल तो कर देंगे, लेकिन फिर आपके बैंक का रिस्क भी तो बढ़ जाएगा। कल को अगर बैंक डूब गया तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? ठीक है जी, फिर आप क्या पूरा देश कह देगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा था? अब इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एंगल समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जी टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल होती क्या है। चलो यहां पे आ जाओ, देखो टीयर 1 कैपिटल, ठीक है जी, मान लो आज आप सोचते हो कि बैंक खोलना है, या चलो आप नहीं खोलते, ऐसा नहीं करते, मान लो किसी भी बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज एचडीएफसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। तो टीयर 1 कैपिटल होती है कि जब एचडीएफसी बैंक खुला था तो उसके जो प्रोमोटर्स थे, उसके जो मालिक थे, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है जी। नंबर 1 वो टीयर 1। चलो ये भी छोड़ दो कि तब से नहीं शुरू करते, आज से ही लेके चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। टीयर 1 कैपिटल में हो गया वो सारा का सारा पैसा जितना आज की डेट में, मान लो एचडीएफसी का एग्जांपल ले रहे हो आप, ठीक है जी, तो टीयर 1 कैपिटल में आज की डेट में जितना एचडीएफसी बैंक के प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने बैंक को स्टार्ट किया था, उनका जो टोटल पैसा आज की डेट में एचडीएफसी में लगा हुआ है वो सारा का सारा पैसा, प्लस जितना भी शेयर होल्डर्स हैं, मान लो आपने एचडीएफसी का शेयर खरीदा हुआ है, मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, जब एचडीएफसी का आईपीओ निकला था, यानी जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं एचडीएफसी बैंक के, वो सारा का सारा पैसा, प्लस एचडीएफसी बैंक का आज तक का जितना भी एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिट कमाया है, सारे डिविडेंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो एचडीएफसी बैंक के पास प्रॉफिट बचा है, जिसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट बोलते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड्स वगैरह दे दिए, फिर जो प्रॉफिट बचा है वो सारा का सारा पैसा, इन सारे पैसे को जोड़ दोगे तो इसे टीयर 1 कैपिटल बोलते हैं। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होता है किसी भी बैंक के लिए। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक का एनपीए बहुत बढ़ रहा है, मान लो किसी बैंक, एचडीएफसी का नाम नहीं लेते यहां पे, फिर गलत काम हो जाता है, मान लो ये कोई भी बैंक है जिसका नाम है एबीसी बैंक है, ठीक है जी। अब मान लो एबीसी बैंक का एनपीए, बैड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मान लो बढ़ते बढ़ते इसके बैड लोन 1 लाख करोड़ रुपए के हो गए, कि 1 लाख करोड़ के जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गए, ठीक है जी। अब इस पैसे की भरपाई सबसे पहले बैंक कहां से करेगा? सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल से ही करेगा। क्यों? क्योंकि टीयर 1 कैपिटल के अंदर ही तो उसके प्रॉफिट आ रहे हैं, टीयर 1 कैपिटल के अंदर ही तो शेयर होल्डर का पैसा आ रहा है, और टीयर 1 कैपिटल के अंदर ही तो उसके मालिक का पैसा आ रहा है। यानी ये वो पैसा है, यानी आप एक चीज समझो कि जब बैंक टीयर 1 कैपिटल को यूज करता है तो समझो बैंक डूबेगा नहीं। अभी बैंक के पास बहुत बैकअप है। क्यों? क्योंकि बैंक का मालिक अपना पैसा यूज कर रहा है, बैंक का मालिक प्रॉफिट में से पैसा यूज कर रहा है, या बैंक का मालिक शेयर होल्डर का पैसा यूज कर रहा है। शेयर होल्डर थोड़ी ना कुछ कहेगा, शेयर होल्डर भी तो एक तरह से मालिक है, चाहे उसका शेयर होल्डिंग 0.0001% क्यों ना हो। समझ के बात को? तो जब बैंक टीयर 1 कैपिटल को यूज कर रहा है, समझो उस बैंक की हालत बहुत ज्यादा खस्ता नहीं है, क्योंकि बैड लोन तो हर बैंक के साथ होते हैं, लोन डिफॉल्ट तो हर बैंक का होता है। तो लोन डिफॉल्ट की भरपाई बैंक हमेशा टीयर 1 कैपिटल से ही करता है। भाई प्रॉफिट में से ही तो उसकी भरपाई करेगा, या अपने पैसे में से भरपाई करेगा। समझ के बात को? अच्छा, फिर समझो टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। टीयर 2 कैपिटल को हम सेकेंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब ये जो टीयर 2 कैपिटल है,
ये कौन सा पैसा होता है? टीयर 2 कैपिटल के अंदर वो सारा का सारा पैसा आ जाता है जो बैंक बोरो करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। जैसे मान लो कुछ एक ऐसा पैसा जो बैंक बहुत लंबे समय के लिए बोरो करता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा बोरो करता है। जैसे अगर कोई पैसा बैंक ने बोरो किया 15 से 20 सालों के लिए, तो वो टीयर 2 कैपिटल में आ जाएगा। अच्छा जी, ये पैसा बोरो कहां से करता है? मान लो कोई बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करती है, या मान लो किसी म्यूचुअल फंड की एएमसी है, वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करती है, और 15 से 20 सालों के लिए, बहुत लंबे समय के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम टीयर 2 कैपिटल बोलते हैं। टीयर 2 कैपिटल की एक कंडीशन क्या है कि जी टीयर 2 कैपिटल के अंदर एक कंडीशन शुरू में ही खुल जाती है। ये कंडीशन होती है, बैंक पहले ही बोलता है कि आपका पैसा टीयर 2 में इन्वेस्ट हो रहा है, और अगर इन केस कल को बैंक डूबने लगता है, तो ये कंडीशन है टीयर 2 कैपिटल की कि कल को अगर बैंक डूबने लगता है तो बैंक पहले ही क्लियर करता है कि जी बैंक सबसे पहले डिपॉजिटर्स का पैसा उतारेगा, कि जो पैसा बैंक में सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में आया, जो पैसा बैंक में करंट अकाउंट की फॉर्म में आया, जो पैसा बैंक में एफडी की फॉर्म में आया, ये जो डिपॉजिटर्स का पैसा है बैंक सबसे पहले उस पैसे को उतारेगा। फिर बैंक के पास अगर कुछ पैसा बचा तो फिर ये टीयर 2 वाला पैसा उतारेगा। हां, हालांकि टीयर 2 का जो पैसा है वो बैंक को वापस लौटाना जरूर है। समझ के बात को? देखो, मान लो अगर कल को बैंक डूबने की हालत में आता है, सबसे पहले बैंक टीयर 1 का पैसा यूज करता है। क्यों? क्योंकि टीयर 1 का पैसा उसका खुद का है, भाई जो ओनर है उसका पैसा लगा है, शेयर होल्डर का पैसा लगा है, और प्रॉफिट्स है। तो जब बैंक के ऊपर पहला संकट आता है तो वो टीयर 1 कैपिटल का यूज करता है। जब बैंक के ऊपर दूसरा संकट आ जाए, मान लो संकट बहुत बड़ा हो गया, अब ऐसी हालत आ गई है कि डिपॉजिटर लाइन लगा के खड़े हैं कि हमारा पैसा हमारा पैसा हमारा पैसा वापस करो, तो फिर बैंक टीयर 1 कैपिटल जब खत्म हो जाता है, फिर बैंक टीयर 2 कैपिटल का यूज करता है कि जो ये लंबे समय के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है, उसका फिर इस्तेमाल करता है, और फिर ये डिपॉजिटर्स का पहला सबसे पहले पैसा उतारता है टीयर 2 कैपिटल का यूज करके, और फिर उसके बाद अपने एसेट्स को बेचता है। मान लो उसका हेड ऑफिस है वो बेचेगा, ब्रांचेस हैं, फर्नीचर है, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ बेच के फिर इनका पैसा उतारता है कि जो टीयर 2 वाले इन्वेस्टर्स हैं। समझ गए? अब ये जो टीयर 2 वाले इन्वेस्टर हैं ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो इनको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आप टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को समझ गए। अब एक चीज आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आरबीआई क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है। ठीक है, देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। अब देखो, बैंक क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि बैंक जो भी लोन दे रहा है, ठीक है जी, मान लो सपोज करो कि कोई भी बैंक है वो गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, तो आरबीआई कहता है इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, 0% का रिस्क है। ठीक है जी, लेकिन अगर मान लो कोई बैंक होम लोन दे रहा है तो उसके अंदर 50% का रिस्क है। समझ के बात को? तो ऐसे करके बैंक जितने भी लोन देता है ना, उसके अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट को 1 करोड़ का लोन दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क वेटेड एसेट 0% है। लेकिन अगर किसी को 1 करोड़ का होम लोन दिया तो 50 लाख रुपए रिस्क वेटेड एसेट हो गया, तो यहां 50 लाख रुपए काउंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मान लो अगर किसी बैंक का लेट अस सपोज 1 लाख करोड़ रुपए के रिस्क वेटेड एसेट्स है। ठीक है जी, और ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, आज की डेट में हम बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो वो बोलती है कि वैसे इंटरनेशनली बोलती है 8% मेंटेन करो, लेकिन आरबीआई 9% मेंटेन करवाता है भारत के बैंकों से, प्लस 2.5% का हम बफर जोन भी लेके चलते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि 11.5% हमारी मेंटेन होनी ही होनी चाहिए। तो अगर 1 लाख करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट्स हैं तो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल 11,500 करोड़ रुपए मेंटेन होना ही चाहिए। अब बात आते हैं आरबीआई की। आरबीआई कहता है कि जी आप जो ये मर्जर फाइनेंसिंग करते हो ना, इसके अंदर रिस्क बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं, भाई आरबीआई ये कहता है, भाई अगर आरबीआई लिमिट 10% से बढ़ा के 20% कर देता है मर्जर फाइनेंसिंग की, तो उसमें चैलेंज ये आएगा कि आप ज्यादा पैसा मर्जर फाइनेंसिंग के लिए दोगे। अगर आप ज्यादा पैसा दोगे और मान लो ये पैसा डूब गया, तो आप क्या करोगे? आप फिर अपने टीयर 1 कैपिटल को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जब भी लॉस होता है तो फिर बैंक किसको यूज करता है? टीयर 1 कैपिटल को यूज करता है। तो जब बैंक टीयर 1 कैपिटल का यूज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है ये टीयर 1 कैपिटल जो है घट जाएगी। अगर टीयर 1 कैपिटल घटेगी तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घटेगी, और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मान लो 11-11.5% से घट के 7 या 6% पे आ गई, तो फिर उस बैंक की फिर हालत खस्ता होगी। और जब बैंक की हालत खस्ता दिखने लगती है तो सिंपल एक चीज होती है,
लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं बैंकों के बाहर कि हमारा पैसा वापस दो, और जब लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं तो फिर दोबारा सरकार को कूदना पड़ता है, आरबीआई को कूदना पड़ता है, फिर एक बड़े बैंक को लेके आना पड़ता है कि जी इस छोटे बैंक को एक्वायर कर लो, ये डूबने की हालत में आ चुका है। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है जिस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि 10% से ज्यादा हम नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? देखो एक सिंपल सी चीज समझो, बाहर के जो बैंक्स हैं हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते भी। एक बोलते हैं ना, अपनी चादर को देख के पैर पसारो, ठीक है? तो वो इंसान खुश रहता है। हम ये कहते हैं कि नहीं जी प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, बाहर का बैंक आ रहा है, ज्यादा पैसा कमा के जा रहा है, लेकिन उसको अगर आप ढंग से चलोगे तो आपका बैंक कभी डूबेगा नहीं। सिंपल सी ये कैलकुलेशन है, ठीक है जी। इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली दो प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।